जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 3-4 डेरिवेशन है। फिर यही पूरा चैप्टर पूरे का पूरा एज इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब मान लो 4th चैप्टर में। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, मतलब इस पूरे टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कभी कभार डेरिवेशंस डायरेक्टली इसी टॉपिक से आ जाती हैं, इसलिए टॉपिक को अच्छे से करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक -q है और एक +q है, दो चार्जेस हो गए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2l है। यहाँ से यहाँ तक l है और यहाँ से यहाँ तक l है। तो जो ये जो सिस्टम बना, इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक डाइपोल कहते हैं। तो व्हाट इज अ डाइपोल? डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज। डाइपोल क्या होता है? एक चार्ज का सिस्टम होता है। वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक फिजिकल चीज़ है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई मॉलिक्यूल होगा जिसके पास नेट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बचे होंगे, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। NaCl इसका एग्जांपल नहीं है, HCl एग्जांपल है, ठीक है। समझना क्यों? ये एक आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, इसमें जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपस में बैलेंस कर चुके होते हैं इनको। HCl जो होता है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लोरीन के पास ज़्यादा देर तक रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी क्लोरीन के पास ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसकी वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये जो बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम ऑफ दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक चीज होगी। जैसे HCl जो होगा वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। NaCl इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड होता है, ये सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। और एग्जाम्पल सोच सकते हैं H2O, इसके लिए एक वर्ड सुने होंगे, ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है कि इसमें पोल्स डेवलप होते होंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ O होता है, 2 H होते हैं, ये H2O का स्ट्रक्चर हो गया। पर वर्ड तो हम लोग डाइपोल यूज करते हैं, पर यहाँ पर तो तीन एटम्स हो गए, 3 एटम्स हो गए। तो जब 3 एटम्स हो जाएंगे तो ये कैसे डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहा है, इसके बारे में समझना है हम लोग को, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग के पास बना, देखिए यहाँ पर 3 चार्जेस की वजह से यहाँ पर क्या बन गया? एक डाइपोल बना कि नहीं बना, ये सोचना है मेरे को। तो यहाँ पर एक डाइपोल बना, यहाँ पर एक डाइपोल बना, ठीक है। अब इन दोनों डाइपोल्स का हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर दोनों सेम डायरेक्शन पर हो तो रिजल्टेंट के बीच में आएगा। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा सोच सकते हैं, विजुलाइज किया जा सकता है, रिजॉल्व जैसा करते हैं हम लोग। तो इसमें ये रिजल्टेंट जैसा निकालते हैं तो हम लोग के पास निकले ये नेट डाइपोल। तो नेट, इन दोनों को मिला करके एक नेट डाइपोल ऐसा बन जाएगा। इधर पे नेगेटिव और इधर पे पॉजिटिव चार्ज का एक नेट डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में है? तो H2O जो होगा असल में उस पर 3 मॉलिक्यूल हैं, पर फिर भी वो कैसा बिहेव करता है? एक डाइपोल के जैसा है। तो इसी के जैसा एग्जांपल हो जाएगा NH3 का। अब इसमें तो 4 पार्टिकल हो जाएंगे टोटल, पर फिर भी जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हम लोग इस पर एक नेट डाइपोल बना सकते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं? जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिस पे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो बिहेव कर सकता है एक डाइपोल जैसा। डाइपोल का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ 2 ही चार्ज हो। नेट जो मोमेंट हो जाएगा, जो नेट जो चार्ज होगा, हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके कितने चार्ज बना देंगे? इसमें 2 चार्ज का सिस्टम बना सकते हैं या सोच सकते हैं। अब इसको भी नापना है कि कोई डाइपोल कैसा है, अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम लोग इसको नापने के लिए हम लोगों ने बनाया है क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? अब ये इसका कुछ डेफिनेशन होगा तो हम लोगों ने इसको सिंबलाइज कर दिया P से, और ये होता है 2 × Q × 2L। Q क्या था? दोनों में से कोई भी एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और L 2L क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे हम लोग? डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये जो होता है हम लोग क्या देखेंगे कि ये वेक्टर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। वेक्टर जैसा कैसे सोच सकते हैं? देखिए यहाँ पर भी दोनों को ऐड करने के लिए सिंपल ऐड नहीं किया गया था, इसके लिए स्पेशल लॉ लगाई गई थी, मतलब इट बिहेव एज अ वेक्टर। तो हर वेक्टर कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है।
फिजिक्स में अधिकतर चीजें पॉजिटिव या हाई से लो जाती हैं, इकलौती ऐसी चीज जो लो से हाई जा रही है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल एक चीज होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेते हैं हम लोग? नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे मान लो कि ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए, ये जो बने सिस्टम को क्या बोलेंगे? डायपोल, डायपोल कहेंगे। इसके बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए 2l है तो डायपोल मोमेंट होगा 2l इंटू क्यू, कोई भी एक चार्ज, और डायरेक्शन क्या लेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो डायपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। इसका वैल्यू कितना निकलेगा? q इंटू 2l। इसका SI यूनिट सोचिए, SI यूनिट क्या होगा डायपोल मोमेंट का? इसका SI यूनिट हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा कूलम और लेंथ का हो जाएगा मीटर, तो कूलम मीटर। तो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला, सभी कौन कौन से टॉपिक स्केलर पढ़े, कौन कौन से वेक्टर पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं चार्ज, एक स्केलर है। फिर हम लोग पढ़े फोर्स, वो एक वेक्टर है। फिर हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या है? एक वेक्टर है। अभी पढ़ रहे हैं डायपोल मोमेंट, वो भी क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसके जो कंडीशंस होंगे इसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इन सभी को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जो होगा प्लस चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन पे होगा, और डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है। हम लोग जानेंगे कि इस टॉपिक को, इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ाने से, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में डायपोल कहाँ से आ गया, डायपोल मोमेंट कहाँ से आ गया। तो हम लोग का जो मेन मकसद था इस टॉपिक को पढ़ने का, हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, किसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इसको ऐसा कोई डेरिवेशन जैसा मत समझिए, ये सिंपल एक न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो डायपोल में कितनी चीजें होंगी? दो चीज होगा, एक होगा नेगेटिव चार्ज, एक होगा पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना लेंगे? यहाँ पर भी L और ये भी L। जो सिस्टम बना चार्ज का, इस चार्ज के सिस्टम का क्या नाम देते हैं हम लोग? एक डायपोल। अब इस डायपोल की वजह से फील्ड कितनी होगी या फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो निकालनी है। तो मेरे पास तीन कहानी होती है, एक इसी लाइन पर निकाल दें, इस लाइन पर, इसको बोलेंगे एक्सियल एक्सिस। एक इस लाइन पे निकाल सकते हैं क्योंकि दो इक्वल भाग में बांट रहा है, तो इक्विटोरियल एक्सिस। और एक जनरल कंडीशन हो सकता है कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो डेरिवेशन जो है एनसीईआरटी में इसके सिर्फ दो ही पॉइंट पर है, इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सिस पर डेरिवेशन करना है, बाकी का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग देखेंगे पहला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, कहाँ पर? इन एक्सियल एक्सिस। तो मान लो कि ऐसा कोई सिस्टम ऑफ चार्ज बना लेते हैं, इस सिस्टम ऑफ चार्ज का नाम क्या होगा? डायपोल। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ये इसका सेंटर, यहाँ पर क्या मान लेंगे हम लोग? ये लेंथ आर एल हो गया, ये लेंथ एल हो गया, और इस पॉइंट एक्सियल एक्सिस पर किसी पॉइंट पी पर फील्ड निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? किसी भी पॉइंट पी पर फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए याद होगा क्या बोला था? सबसे पहले क्या मानना चाहिए? +1 चार्ज मान लेंगे जहाँ पर फील्ड निकालनी है। अब ये प्लस से ये जो चार्ज होगा इसका नाम रख देते हैं, याद होगा सबसे पहले नाम रखना है हर पॉइंट का। ये प्लस चार्ज जो होगा इस प्लस से अट्रैक्ट होगा या रिपेल? सोचिए रिपेल होगा तो ना इधर जाएगा, नाम रख देंगे ई बी, बी की वजह से फील्ड। सेकंड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, कहाँ पर निकालना हो तो फिक्स है पहले से, ठीक है। फिर मैं पूछा इस माइनस से ये क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, तो इधर जाएगा, देख लो चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा अट्रैक्ट होकर के, इसका नाम रख देंगे ई ए। अब ये स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर है। तो वेक्टर के न्यूमेरिकल में क्या ध्यान देना होता है कि ई का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, ई ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट हो गया, एक ही क्यू यूज करना है, माइनस क्यू नहीं लेंगे, अपॉन आर। माइनस क्यों नहीं लिया बताओ? क्योंकि वेक्टर के न्यूमेरिकल्स में माइनस वाले को भी प्लस ही लेना पड़ता है। फिर ई ए निकाल दिया, ई बी निकालते हैं, वो कितना होगा बोलो? ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। फॉर्मूले में तो R ही यूज होता था, ठीक है। अब R1 और R2 के बारे में सोचना है कि यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि B से लेकर के
P तक का डिस्टेंस निकालना। ये हो गया, ठीक है, B से ये हो गया R2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस निकालना, ये हो जाएगा R1। तो इसी R1 और R2 के बारे में सोचना है। ये जो लेंथ थी इसको बोल दिए R, सेंटर से उस पॉइंट तक डिस्टेंस को क्या बोल देंगे R। तो R1 क्या निकलेगा, R1 निकलेगा स्मॉल r प्लस l, दूर है, ठीक है। तो ये पूरा R है और ये L है, ये R है ये L है, तो R प्लस L। और R2 क्या निकल जाएगा R, ठीक है, ये R था और ये L है, तो R माइनस L, ठीक है। ये अपने पास कंडीशन आ गया R1 R2 E1 EA और EB के लिए। अब क्या बच जाए बताओ, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब वेक्टर्स के न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पे हो तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एंगल पे होंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, नहीं, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हमेशा बड़ा माइनस छोटा। अब R2 जो है वो छोटा है, R2 जो है वो छोटा है, इसलिए EB बड़ा हो जाएगा। तो नेट फील्ड E जो होगा वो होगा EB माइनस EA। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन उल्टा है। और EB माइनस EA क्यों कर रहे हैं, क्योंकि EB की वजह से जो फील्ड पैदा होगी पास में ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए EB माइनस EA, क्योंकि EB बड़ा हो गया। अब इससे क्या निकलेगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन 1/R2 का स्क्वायर माइनस 1/R1 का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 1/R माइनस R प्लस L का स्क्वायर माइनस 1/R माइनस L का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना खुद से, यह आ जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब Q इंटू 2L याद होगा, Q इंटू 2L क्या कहलाता था, P। तो Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, P। इससे हम लोग के पास रिजल्ट बचेगा कितना, रिजल्ट क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R या 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निकल गया डायपोल मोमेंट किसी भी, ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर किसी भी डायपोल के कारण, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि डायपोल जो होता है वो उसकी जो लंबाई होगी L वो कितनी बहुत छोटी होती है और R बहुत बड़ा होता है। तो इसमें से L को हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा बताओ, 1/4 पाई 2PR अपॉन 2P, सॉरी ये बच जाएगा R का पावर 4, पावर कट गया एक, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब। इस फॉर्मूले को कब यूज़ करोगे, जब लेंथ जो होगा या लेंथ जो डायपोल की जो लेंथ थी वो बहुत छोटी है और जिस डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहे हो बहुत बड़ा हो, ठीक है। सिंपल सा डेरिवेशन है, फिर से एक बार देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन एक्सियल एक्सिस निकालना था। कैसे निकालेंगे, डायपोल पहले एज्यूम कर लो माइनस क्यू प्लस क्यू, P पॉइंट पर फील्ड निकालनी थी। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना होता है वहाँ पर कितना चार्ज मान लेते हैं, वहाँ पर +1 चार्ज मान लेते हैं। ये +1 चार्ज इससे क्या होगा, इस प्लस B से रिपेल होगा, इसलिए EB इधर आएगा, EA इधर आएगा, दोनों का डायरेक्शन उल्टा आ गया। इस डिस्टेंस को R2 मान लिया, इस डिस्टेंस को R1 मान लिए, और ये जो डिस्टेंस था अपने पास कितना हो जाएगा R। तो EA की वैल्यू, फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, एक ही Q होता है, ठीक है। साइन को नहीं लेते क्योंकि वेक्टर वाला न्यूमेरिकल है। R1 और R2 निकालने बनना चाहिए, पूरा R1 है, यहाँ से यहाँ तक है R और ये है L, तो ये R प्लस L हो गया, वैसे ये R माइनस L हो गया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू EB माइनस EA, नेट फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों को माइनस करने पर ये फाइनल रिजल्ट एक और एक फाइनल रिजल्ट ये दूसरा मिल रहा है। ये किसी आइडियल डायपोल के लिए है जब R जो होता है बहुत बड़ा होता है और L नेग्लिजिबल होता है, और ये जनरल केस है किसी भी एक्सियल पॉइंट पर निकालने के लिए, ठीक है। जब पॉइंट बहुत पास हो तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल के लिए इक्वेटोरियल एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल के लिए इक्वेटोरियल एक्सिस पर, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है लेकिन है बड़ा इजी ये भी। तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल एक्सिस, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लेंथ को L, ये लेंथ को भी L बोलते हैं,
सेंटर से लेकर के जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट को P बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को निकालना है पॉइंट P पर फील्ड, और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना होता है वहाँ पर क्या मान लेंगे, एक +1 चार्ज मान लेंगे। बार बार वही कहानी यूज़ हो रही है कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना होता है वहाँ पर +1 चार्ज मानना पड़ता है। अब ये माइनस इस प्लस से अट्रैक्ट होगा तो फील्ड लगेगा इधर, ठीक है। नाम रख दो A B, तो ये हो गया E A। अब इस प्लस से ये प्लस रिपेल होगा तो फील्ड लगेगा इधर, ये कहलाएगा E B। तो दो टाइप के फील्ड हो गए। क्या दोनों एक ही लाइन पर लग रहे हैं? नहीं। तो अगर दोनों एक ही लाइन पे नहीं लग रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करना चाहिए, फॉर्मूला या तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, A² + B² + 2AB cos थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को R मान लिए, ये लेंथ, ठीक है। इस लेंथ को हम लोग A मान लेते हैं ऐसा, ये लेंथ भी A हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके लिए नेट फील्ड कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये बिल्कुल बीच से पास हो, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। दो थीटा हो गए। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ ऐसा। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। इस EB को रिजॉल्व करना चाहें तो एक भाग इधर निकलेगा। अगर ये एंगल जिसमें बनता है वो कॉस थीटा, इसमें एंगल नहीं बनता हो क्या होता है, E साइन थीटा। तो ये EB साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो निकलेगा इधर की ओर ये होगा EB कॉस थीटा। सिमिलरली इस EA को दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं। इस EA को एक इसी पे निकल जाएगा, एक इसके नीचे आएगा। इसका नाम होगा EA साइन थीटा, जिसमें एंगल नहीं बन रहा। इसमें एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, EA कॉस थीटा। अब ये दोनों तो अपोजिट हो गए, देखिए एक ये और एक ये, दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं। अगर दो वेक्टर एक ही लाइन पर लग रहे हो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों को घटा देंगे। और दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन पे लग रहे हो, जिनका, ठीक है, जिनका डायरेक्शन एक ही हो और एक ही लाइन पर लग रहे हैं, उनको ऐड कर देंगे। तो नेट फील्ड में निकालता हूँ EY के अलॉन्ग, वो कितना होगा, EB साइन थीटा माइनस EB EA साइन थीटा, ठीक है। और अगर EX की ओर निकालें हम लोग तो इसमें दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो EB cos थीटा प्लस EB साइन थीटा, सॉरी cos थीटा, ठीक है। ये नेट फील्ड निकालने का कंडीशन आ गया, ठीक है। EX निकालेंगे, EY निकालेंगे, उसके हिसाब से हम लोग दोनों की वैल्यू जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं EB की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। EB ना, ये वाला, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज कितना है यहाँ पर Q, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का A, तो A का स्क्वायर। EA निकालते हैं, EA क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस चार्ज था प्लस ले लेंगे, Q/A², मतलब EB जो है उसका मैग्नीट्यूड EA के बराबर आ गया, ठीक है। मतलब ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड बिल्कुल बराबर है। इससे क्या पता चलता है कि EA साइन थीटा जो होगा वो EB साइन थीटा के बराबर होगा, और EA कॉस थीटा जो होगा वो EB कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या निकला इससे पता चलता है कि ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो EY कितना हो गया, EY की वैल्यू कितनी निकल गई, EY की वैल्यू निकल गई 0, और EX की वैल्यू निकल जाएगी 2 EB कॉस थीटा। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 2 का 2, EB कितना है, EB या EA जो भी बोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A², ठीक है। और कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाना है, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो जाएगा L और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा A। तो रिजल्ट बचा EX की वैल्यू कितनी बच गई, 2QL/4 पाई एप्सिलॉन 0 A³। फिर कहानी वही है, इतने पूरे को तो P बोलते हैं, तो E नेट फील्ड EX ही नेट फील्ड है, ये हो जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब A निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ये A है, ये R है और ये L है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो R² प्लस L² का पावर 3 है ना, तो 3/2, ये नेट फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अगर मान लो R को नेगलेक्ट कर दें तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो E बचेगा P/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिर्फ R³। ये कंडीशन निकल के आ गई मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग के पास दो कहानी निकल के आई।
पहली कहानी जो थी कि अगर इस एक्सिस पर फील्ड निकालना हो इस एक्सिस पर, तो फॉर्मूला होता है 2p अपॉन 4πε0 r³। और अगर इस एक्सिस पर निकालना हो किसी भी पॉइंट पर, यहाँ यहाँ या कहीं पर भी, तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है 2p अपॉन 4πε0 r³। नहीं, एक 2 नहीं आता। तो कितने का अंतर है? अगर इस एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ दे तो पूरा सॉल्व नहीं करना है हम लोग को। हम लोग क्या करना है, एक को वैल्यू निकालनी है, दूसरे को उसका हाफ या डबल जैसे रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, उस हिसाब से बनाएंगे। तो हम लोग के पास कितने इलेक्ट्रिक डायपोल के दो डेरिवेशन करवाया, एक था एक्सियल एक्सिस पर, एक था इक्वेटोरियल एक्सिस पर। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है वो है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक डायपोल को प्लेस कर देंगे तो क्या होगा। मान लो कि एक डायपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और यहाँ पर ऐसा कोई डायपोल रखा हुआ है। इस डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, ये सोचना है हम लोग को। ठीक है, तो डायपोल में एक माइनस क्यू होगा, एक प्लस क्यू होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की ओर जाती है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे बनाया होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव चाहे इस पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट। इसकी वजह से क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो होगा गोल घूम जाएगा। ठीक है, कौन कैसा घूम रहा है बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो देख सकते हो ऐसा। ठीक है, ये ऐसा रखा था इसको और ये ऐसा घूम जाएगा, तो वो क्लॉकवाइज घूम जा रहा है और डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऐसा लेना है इसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो वो क्या होता है, गोल घूम जाता है। तो हम लोग वहाँ पर वर्ड यूज करेंगे कि वो फोर्स फील नहीं करेगा, वो क्या फील करेगा, टॉर्क। ठीक है, तो जब भी एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो वो क्या फील करता है, टॉर्क। क्वेश्चन है उस टॉर्क की वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा। अच्छा, और डायग्राम्स देख लेते हैं इसी के लिए। मान लीजिए इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ले लिया, ठीक है, और डायपोल जो है वो ऐसा हो गया। क्वेश्चन है कि अब क्या होगा, इधर पे माइनस क्यू ही है, देखो यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू ही है। तो क्वेश्चन है कि डायपोल के साथ क्या होगा, अभी भी क्या वो घूमेगा। तो सोचते हैं अगर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव की ओर जाती हैं, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल होगा और ये नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल होगा, तो फिर से घूमेगा ही। ठीक है, ये घूमेगा और इस बार भी क्या लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा। पर टॉर्क का अगर डायरेक्शन देखें, पिछले बार क्लॉकवाइज घूम रहा था, इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग कई डायग्राम्स बना सकते हैं और हर डायग्राम के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन पे डायपोल घूमेगा। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं इसी का, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। यूनिफॉर्म क्यों ले रहा हूँ बताओ, क्योंकि यूनिफॉर्म लाइन्स के बीच में गैप बिल्कुल बराबर है। और क्या किया, इस बार डायपोल को ऐसा रख दिया, ऐसा। इस डायपोल को रखने के बाद यहाँ माइनस क्यू ले लिया और यहाँ प्लस क्यू ले लिया। अब जहाँ फील्ड लाइन जाएंगे, ये पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। इस नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा, रिपेल, और इस पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल। इसकी वजह से ये फिर से घूम जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से क्या फील करेगा, टॉर्क। ऐसे कोई भी डायग्राम दिया हुआ हो, सब में कंडीशन वही है कि जब भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी डायपोल को रख देते हैं तो क्या फील करता है, टॉर्क। अब उसी टॉर्क की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। अब देखो, और जैसे मान लो पूछा इसी टॉर्क को निकालने की कोशिश करते हैं, तो डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये हो गया, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल बराबर बराबर गैप रहेगा सबके बीच में। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इसमें क्या बना लेते हैं, एक डायपोल। ये डायपोल हो गया, यहाँ पर लगा दिए माइनस क्यू और यहाँ पर लगा दिए प्लस क्यू। अब इधर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाए मतलब इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। इस पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल मतलब इधर जाएगा। इस नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल तो इधर जाएगा। इसकी वजह से क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अब इसका टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू। तो इसे एफ निकाल सकते हो, एफ क्या निकल जाएगा, क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब किस चार्ज पे फोर्स निकालेंगे तो क्यू इंटू ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग जाएगा, क्यू ई, और ये फोर्स भी कितना होगा, इस फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, क्यू ई। तो दो फोर्सेस की वैल्यू मिल गई, क्यू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इधर जा रहा है। डायपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। और ये जो हो गया फील्ड का डायरेक्शन, ये है, ये एंगल हो जाएगा। याद करना, हमेशा एंगल कैसे लेना होता है, कोइनिशियल। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कोइनिशियल लेना होता है। तो इस हिसाब से क्या निकल के आया हम लोग के पास, ये एंगल थीटा हो जाएगा। पूरी लेंथ कितनी है, 2l। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2l cos थीटा, सॉरी 2l sin थीटा। जिसमें एंगल बनता है वो cos थीटा, जिसमें एंगल नहीं, देखो थीटा इसमें बना है तो ये cos थीटा आएगा, और इसमें एंगल नहीं बना है, देखो ये थीटा यहाँ थोड़ा लिया हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, 2l sin थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकल गया, 2l sin थीटा। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू क्या निकल गई, Q इंटू ई।
तो टॉर्क क्या होगा, Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा। अब Q इंटू 12 तो P हो जाता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा PE साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला निकल गया। अब टॉर्क में हम लोग क्या देखते हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर, ये भी वेक्टर है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में अगर एक वेक्टर मिल रहा हो तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा P क्रॉस E। तो ये फॉर्मूला निकल गया, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइपोल के लिए कितने डेरिवेशन किए, पहला जो फॉर्मूला निकला था डाइपोल था ये, इधर पे था माइनस क्यू, यहाँ पर था प्लस क्यू, इसके इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 r क्यूब, और इस लाइन पे कितना निकला था p अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 r क्यूब। यहाँ पर 2p होता है और यहाँ पर 1 होता है। फिर हम लोग निकाले टॉर्क, टॉर्क कितना निकलेगा PE साइन थीटा। ठीक है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला टॉपिक है कि जब एक जो टॉर्क लगा किसी डायपोल पर, तो डायपोल क्या हो गया, रोटेट कर गया। तो इस रोटेशन की वजह से डायपोल पर कितना वर्क हुआ, अब ये निकालना है। मतलब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल थ्रू एन एंगल, कोई भी एंगल ले, मान लो थीटा एंगल पर रोटेट करने पर, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने पर कितना वर्क डन होगा। अब जितना वर्क डन होगा वही उसके में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो जाती है। तो इसी को दो टाइप से समझ सकते हो कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल। ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है dW, अगर वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, अगर डाउट होगा तो ऐसे समझ सकते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे यार। ठीक है, तो फोर्स का ये वर्क डन है, ये भी वर्क डन था, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, सेम चीज को लिख रहे हैं, बस एनालोगस है उसका। तो हम लोग के पास क्या निकल जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। ठीक है, अब टाउ की वैल्यू कितनी होती है PE, पिछले निकाल चुके हैं, साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें क्या होगा, मान लो कि थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किए उसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, इसका माइनस साइन होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, तो हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा थीटा 2 थीटा 1। तो जब पुट करेंगे तो आ जाएगा, सिंपली सेपरेट कर देंगे, तो PE माइनस बाहर लिख दे रहा हूँ, यह कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल। ठीक है, अब इसके बाद है मेरे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होगा, केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम नहीं है, फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं कि वो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टॉर्क, टोटल टॉर्क 0 हो जाए, टोटल फोर्स जो है वो 0 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कि एक कटोरी है ऐसी, ठीक है, ऐसा कोई कटोरी हो गया ऐसा, और एक कटोरी, इसी कटोरी को उल्टा रख दिया, ऐसा बन जाएगा। अगर किसी बॉल को यहाँ रख दिया और किसी बॉल को यहाँ रख दिया, देखो सेम पोजीशन ही, बस कटोरी उल्टा है। ठीक है, जमीन पे रखी हुई है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट है। अगर मैं इसको उठा करके यहाँ रखूँ और छोड़ दूँ तो वापस इसी स्टेट पे आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो भी वापस घूम के यहाँ आ जाएगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद अगर हट जाए तो वापस उसी स्टेट पे आ जाए, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, पर अगर इस कंडीशन में देखो, इस बॉल को थोड़ा सा खिसकाऊं तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या वो वापस आएगा, नहीं। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को या अपने स्टेट को दोबारा ऑब्टेन कर लेता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद अपने कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा नहीं ऑब्टेन कर पाता तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक डायपोल रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो कंडीशन बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अब भैया एक कंडीशन तो पढ़े ही नहीं हम लोग। कंडीशन का मतलब ये है कि ऐसा एंगल सोचिए जहां पर जो हो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, डिस्प्लेस करने के बाद वो अपने स्टेट पे वापस आ जाए। तो मान लो कि फील्ड लाइन्स हो गई, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव। अब यहाँ पर डायपोल रख दिया ऐसा, यहाँ पर इस डायपोल के, ठीक है, ये डायपोल रख दिया, इस डायपोल का माइनस क्यू यहाँ पर है और प्लस क्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, डायपोल का डायरेक्शन इधर ही हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है और डायपोल का डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 0। अब ठीक है, अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूँ,
माइनस, ये माइनस वाला पार्ट मान लो इसको हल्का डिस्प्लेस करूँ तो इस प्लस से अट्रैक्ट होकर के वापस वही हो जाएगा, फिर डिस्प्लेस करेंगे वापस वही हो जाएगा, फिर डिस्प्लेस करेंगे वापस वही हो जाएगा। मतलब ये थीटा अगर 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब अगर मान लो सेम कंडीशन में ये डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव की ओर जाती हैं। और क्या कर दिया, इस बार इसको रखा प्लस के साइड पे प्लस रख दिया और माइनस के साइड पे माइनस क्यों रख दिया। एंगल सोचो इधर हो जाएगा, एक लाइन इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180, मतलब थीटा कितना है इस बार 180 डिग्री है। ठीक है। तो अगर थीटा 180 डिग्री हो तब क्वेश्चन है कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल। इसको देखो, अगर इसको हल्का से डिस्प्लेस करो, ये पॉजिटिव था, हल्का से डिस्प्लेस किया पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव एंड है, हल्का डिस्प्लेस किया तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल हो गए, घूम के वापस इधर आ जाएगा। फिर देखो ये पॉजिटिव था, हल्का डिस्प्लेस करेंगे नीचे की ओर, ये घूम करके वापस इधर आ जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा 0 डिग्री है तो स्टेबल, और थीटा अगर 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। ठीक है, तो ये डाइपोल के पूरे टॉपिक्स हो गए कंप्लीट। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग के पास वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। थैंक यू।